अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.1 जनरल फीचर ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की दूसरी खासियत कैटालिटिक एक्टिविटी के हवाले से। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके कंपाउंड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में। तो एक कैटलिस्ट का क्या किरदार होता है केमिकल रिएक्शन में। तो एक कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी में कमी लेकर आता है। और अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो और उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो रिएक्शन नहीं होगा। तो उस रिएक्शन को होने के लिए हाई अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। लेकिन अगर आप उसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लें तो एक्टिवेशन एनर्जी में कमी हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो बआसानी हो जाएगा। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बेटा निकल, आयरन, वेनेडियम और रुथेनियम। ठीक है। तो अगर निकल की बात करें तो बेटा निकल इस्तेमाल होता है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में। तो अल्कीन क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो ये है बेटा एक अल्कीन जिसका फॉर्मूला है C2H4, जिसे क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। तो इथीन के क्या है बेटा, एडिशन रिएक्शन होगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर आप इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए क्या करेंगे, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और वो कैटलिस्ट होगा बेटा निकल। ठीक है। और निकल क्या है बेटा, एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो जैसे ही आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कैटलिस्ट की सरफेस पर ही क्या होगा बेटा, इन दोनों का रिएक्शन होगा और बन जाएगा बेटा C2H6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेटा एडिशन रिएक्शन जो है वो हो चुका है। ठीक है, बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं। तो बेटा ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। तो बेटा अगर हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर देखें तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे ही है। और अगर इथीन का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, ऐसा ही है। तो बेटा जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और कैटलिस्ट ना हो तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्या है बेटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि निकल, ऐसे ही है। तो निकल क्या है बेटा, इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको ख़त्म करेगा और इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी में कमी वाक़ होगी। तो बेटा जो भी रिएक्शन होगा किसके ऊपर होगा, निकल की सरफेस के ऊपर होगा। तो ये बेटा जो हाइड्रोजन है ये निकल की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और इथीन भी क्या है बेटा निकल की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या है बेटा ये बॉन्ड टूट जाएगा और बेटा इथीन में भी एक बॉन्ड टूट जाएगा जो कि पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और ये निकल की सरफेस में जो है वो अटैच हो जाएगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं निकल मेटल जो है वो मौजूद है, उसके ऊपर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और इथीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो निकल के ऊपर क्या है बेटा, हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी में कमी वाक़ हो जाएगी। और आप देखेंगे बेटा इथीन भी जो है वो निकल की सरफेस के साथ जुड़ जाएगा और पाई बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी में कमी वाक़ हो जाएगी। तो अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड करके बॉन्ड तोड़ना होता तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती, लेकिन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया तो बॉन्ड जो है वो कैटलिस्ट की मदद से टूट गया और एक्टिवेशन एनर्जी में जो है वो कमी वाक़ हो गई। तो जैसे ही क्या बेटा हाइड्रोजन जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस के साथ जुड़ चुका है, इथीन भी जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस के साथ जुड़ चुका है। तो क्या बेटा कैटलिस्ट की सरफेस पर ही रिएक्शन होगा। बात क्लियर हो रही। तो बेटा जो कैटलिस्ट निकल है ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट से है। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से निकल क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा रिएजेंट में से। रिएजेंट क्या है बेटा, हाइड्रोजन है और इथीन है। तो निकल क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा रिएजेंट से। तो रिएजेंट क्या है, अनस्टेबल हो जाएंगे और अनस्टेबल होने की वजह से क्या है बेटा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और इथेन जो है वो तैयार कर लेंगे। तो आप इस पिक्चर में देखिए बेटा निकल की सरफेस पर रिएक्शन होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, इथीन में ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, एक और हाइड्रोजन सरफेस से ही किस में ऐड हो जाएगा बेटा, इथीन में ऐड हो जाएगा और वो तब्दील हो जाएगा इथेन में। बात क्लियर हो रही। तो बेटा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कैटलिस्ट है उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो वो क्या बेटा, रिएजेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे, ऐसा ही है। और इस वजह से क्या होगा बेटा, जो रिएजेंट है वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट में तब्दील होगा और अनस्टेबल इंटरमीडिएट काफ़ी रिएक्टिव होंगे और इस तरीके से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही। तो बेटा इसका पूरा रिएक्शन है, उसकी पिक्चर ये है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अलहदा से समझ भी सकते हैं, जो कि मैंने पार्ट में आपको समझा दिया है। ओके। इसके अलावा अगर बात करें आयरन की, तो आयरन को इस्तेमाल करते बेटा सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में। तो अमोनिया की तैयारी होती है बेटा नाइट्रोजन गैस के रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन के नतीजे में।
अगर कैटलिस्ट का इस्तेमाल ना किया जाए तो रिएक्शन नहीं होगा हाई एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से। लेकिन अगर आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे, तो अमोनिया गैस जो है वो तैयार हो जाएगी। ऐसे ही ठीक है। तो बेटा जो नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, इनका रिएक्शन भी किसके ऊपर होगा बेटा? आयरन कैटलिस्ट के ऊपर, ठीक है, आयरन की सरफेस के ऊपर होगा। तो आप इस पिक्चर में देखिए बेटा, जो नाइट्रोजन है वो टूटेगा, आयरन की सरफेस के ऊपर जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी जो है वो टूटेगा और आयरन की सरफेस के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आयरन भी जो है वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल होगी। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से जो आयरन है वो इन दोनों में से क्या बेटा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इन दोनों को अनस्टेबल इंटरमीडिएट में तब्दील कर देगा। तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट होने की वजह से ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। तो इस पिक्चर में देखिए बेटा नाइट्रोजन जो है उसका एक बड़ा सा आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन जो है बेटा वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, फिर क्या है बेटा थोड़ी देर बाद नाइट्रोजन दोबारा हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो NH2 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद नाइट्रोजन जो है एक और हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो NH3 में तब्दील हो जाएगा कैटलिस्ट की सरफेस पे। तो कैटलिस्ट जो है बेटा वो बॉन्ड तोड़ने का काम करता है और इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी में कमी वाक़ई हो जाती है। इसके अलावा बेटा तीसरा कैटलिस्ट, तो बेटा ये तो था एटॉमिक स्टेट में, तो ये क्या है बेटा मॉलिकुलर स्टेट में होगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो एलिमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है और कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपने देखा था कि बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था जिसका नाम था वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसमें हम कर रहे थे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन करनी है तो कैटलिस्ट इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसका नाम है बेटा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या इसके अलावा कोई दीगर कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। तब जाके क्या बेटा इसकी ऑक्सीडेशन होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बेटा जो रिएक्शन होगा दोनों का कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर ही होगा, क्योंकि बेटा इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती। तो कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा, इनके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इनको अनस्टेबल इंटरमीडिएट में तब्दील करेगा और वो आपस में रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो बना लेंगे। इक्वेशन को मैंने बैलेंस नहीं किया, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा एक और कैटलिस्ट है रुथिनम। तो बेटा रुथिनम का इस्तेमाल करके वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। तो अगर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन करेंगे तो उसके नतीजे में बेटा हासिल होगा हमें हाइड्रोजन गैस और क्या हासिल होगा बेटा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। लेकिन वाटर को स्प्लिट करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए क्या है बेटा काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। तो करेंगे क्या बेटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी में कमी वाक़ई हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी में कमी वाक़ई होगी तो ये क्या है बेटा बासानी टूट जाएगा और हाइड्रोजन को हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बेटा जो हाइड्रोजन फ्यूल है ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा, क्योंकि बेटा जब ये इसको हम बर्न करेंगे तो ये क्या है दोबारा से वाटर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन आप हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे तो उसके नतीजे में क्या है बेटा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं जो कि माहौल को आलूदा करती हैं और वो क्या है नॉन रिन्यूएबल होती हैं। तो रुथिनम catalysts are being explored for water splitting reaction which involves the conversion of water in hydrogen and oxygen through electrolysis। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होगी। लेकिन अगर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये क्या है बेटा आसानी से डिकम्पोज होगा, ठीक है, और फिर हम हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट को इस्तेमाल करके इसे नहीं तोड़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि बेटा इसकी एफिशिएंसी कम होगी। बात क्लियर हो रही। तो दीज कैटलिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज लाइक हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो बेटा हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस जो है वो इस्तेमाल होती है एनर्जी हासिल करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में आपको बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।